हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2020। आज है संडे के दिन हम पिछले सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को समराइज़ करते हैं। इस वीडियो में 7 जून से लेकर 14 जून के सभी करंट अफेयर्स को समराइज़ किया गया है। आप इस वीडियो को जब सुबह नाश्ता या लंच कर रहे हो उस समय एवरीडे अगर 7 दिन तक लगातार चलाएंगे तो आपको बिना किसी एफर्ट्स के करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। करंट अफेयर्स का आप बहुत अच्छे से जानते हो, सभी एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। चलिए इसलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। फर्स्ट करंट अफेयर है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक, कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया। इसमें 10 राज्यों का विश्लेषण किया गया था, ठीक है, 10 बड़े राज्यों का, जिसमें राजस्थान प्रथम रहा। इसमें कौन से मानक अपनाए गए थे? तो पॉजिटिव हुए मामले, जो मरीज सही हो चुके हैं उनके नंबर, साथ में मृत्यु दर क्या है और केसेस का डबलिंग टाइम क्या है, कितने दिन में केसेस डबल हो जा रहे हैं, इसको लिया गया था। राजस्थान का डबलिंग टाइम 18 दिन है, जबकि और राज्यों का 12 दिन है। तो राजस्थान प्रबंधन में, मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट राजस्थान ने किया। इसी कारण कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला। राजस्थान ने बता दिया कि बचाव ही कोविड-19 का बेहतर उपाय है। सेकंड करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADAP। तमिलनाडु की एक लड़की है नेत्रा, जो एक हेयर बार्बर की लड़की है, ठीक है। इसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है UNADAP ने। इसके पिता ने जो इसकी शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए एकत्रित किए थे। नेत्रा ने लॉकडाउन के समय उन पैसों से गरीबों को खाना खिलाया। इसी कारण UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर बनाया है इसको। कर्नाटक सरकार ने मौसमी परिवर्तन हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च करी है, नाम है मेघ संदेश ऐप। याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार यह क्या देगी? जो मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे बाढ़, बारिश, तूफान, इसके अलर्ट की सूचना पहले से ही इस ऐप के द्वारा कर्नाटक के लोगों को मिल जाया करेगी। तो कर्नाटक सरकार ने ऐप लॉन्च की है, नाम है मेघ संदेश ऐप। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जारी की है, ठीक है। ये एक तरह की वीडियोग्राफी सीरीज है जिसमें भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों को आपको वीडियो के थ्रू दिखाया जाएगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ 30 संस्करण इसके हो चुके हैं। 28वें संस्करण का शीर्षक क्या था? इंडियाज़ गोल फॉर पैराडाइज। याद रखिएगा, बस याद आपको इसमें मेनली ये रखना है कि देखो अपना देश, ये वेबिनार सीरीज कौन सा मंत्रालय चला रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय चला रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसे कौन निकालता है? तो येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मदद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है हर 2 वर्ष में। इस बार इसका 12वां संस्करण है। भारत की अगर स्कोर की बात करें तो 27.6 मिला है 100 में से। ये जो रैंकिंग निकलती है वो 180 देशों की निकलती है। भारत की इस वर्ष की रैंक 168वीं है, जो घाना के साथ शेयर करें, यानी घाना की रैंक भी 168 है। और अगर हम बात करें तो आश्चर्यजनक रूप से जो जितने दक्षिण एशियाई देश है उसमें केवल अफगानिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा इस बार। 2018 में भारत की रैंक कितनी थी? 177 थी। याद रखिए, यहाँ पे 2018 होगा, में भारत की रैंक 177 थी। तो अगर इस लिहाज से कंपेयर करें तो 168 रैंकिंग तो बेटर हो गई, लेकिन फिर भी 180 देशों में 168वीं रैंक ये अच्छी रैंक नहीं है, खराब प्रदर्शन ही माना जाएगा इसको। और इस रैंकिंग में अंतिम पायदान पे कौन है? लाइबेरिया है। प्रथम पायदान पे डेनमार्क है। द्वितीय पे लग्जमबर्ग है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसको मिला है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला है जावेद अख्तर को। ये कौन है? भारतीय प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया इनके स्वतंत्र विचारों और धार्मिक रूढ़ियों पर चर्चा करने, मानव प्रगति, मानवतावादी मूल्यों पर आगे बढ़ने के लिए दिया गया। तो याद रखिएगा, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसको मिला है? जावेद अख्तर को। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक कैंपेन शुरू किया है, स्पंदन कैंपेन। इसमें क्या किया जाएगा? जो पुलिसकर्मी हैं, ठीक है, उनके बीच मानसिक तनाव, अवसाद की जांच और इलाज के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत संवादात्मक कार्यक्रम, काउंसलिंग, संगीत, योग, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी।
तो याद रखिएगा स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़ राज्य किनके लिए? पुलिसकर्मियों के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसका गठन किया गया था 2006 में, किसके अंतर्गत? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई। यह एक रिपोर्ट इसने अभी जारी की है जिसके अनुसार 2012 से 2019 तक 8 वर्षों में जो अवैध शिकार और अन्य कारणों से भारत में अभी तक 750 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें 369 मौत प्राकृतिक कारणों से हुई हैं और 168 मौतें अवैध शिकार के कारण हुई हैं। और सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई हैं? MP में लगभग 173। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है, जिसमें विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है। उस रैंकिंग में भारत की केवल 8 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन को जगह मिली है। तो भारत में अगर हम देखें तो IIT बॉम्बे को विश्व में 172वां स्थान मिला है, भारत में ये प्रथम है। सेकंड मिला है IIT को, इसका IIT बेंगलुरु को इसका विश्व में स्थान 185 है। और फिर है दिल्ली, इसका विश्व में 193 स्थान है। विश्व में अगर देखें फर्स्ट नंबर पे कौन है रैंकिंग में, तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, थर्ड पे हार्वर्ड है। ठीक है। अ बर्निंग के लेखक कौन है? अ बर्निंग एक उपन्यास है, इसके लेखक मेघा मजूमदार। तो याद रखिएगा मेघा मजूमदार अ बर्निंग उपन्यास के लेखक। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम संशोधन अमेंडमेंट, ये जो उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम है 1955 को इस बार संशोधित किए जाने के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है। इसमें क्या है कि गोकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर लगभग आपको अधिकतम 10 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही 3 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। यदि आप इस तरह के किसी आरोप में संलिप्त पाए जा सकते हैं तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, साथ ही आपकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। कैथी सुलेवान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है। इन्होंने 1984 में स्पेस वॉक करके इतिहास रच दिया था। उस समय ये पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया था, कैथी सुलेवान। अब लगभग 36 वर्ष बाद 2020 में इन्होंने जो मैरियाना ट्रंच है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है फिलीपींस के पास पड़ती है, तो मैरियाना ट्रंच के सबसे गहरा डीप जो है वो चैलेंजर डीप है, उसमें पहुंचकर दोबारा इतिहास रचा। ऐसा करने वाली विश्व की ये प्रथम महिला बन गई थी। ठीक है। दोनों ही कार्य इन्होंने किए और ये विश्व की प्रथम महिला हो गई हैं, दोनों ही कार्य करने वाली। चलते हैं अगली की तरफ। मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया है, जिसमें 2020 के सबसे महंगे शहर की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे महंगा है हांगकांग और दूसरे नंबर पर है विश्व में सिटी अशगाबैट। एक अशगाबैट किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है। सबसे कम खर्चीला शहर विश्व में इन्होंने ट्यूनिस को बताया है। और दूसरे नंबर पर कौन है? विंडहाक है नमीबिया का। भारत में अगर हम महंगा शहर की बात करें तो मुंबई है भारत सबसे महंगा, जिसकी विश्व में रैंकिंग 60 है। ऐसे ही न्यू दिल्ली है सेकंड नंबर पे भारत में सबसे महंगा शहर, जिसकी विश्व में रैंकिंग 101 है। बाद में चेन्नई भारत का तीसरे नंबर का सबसे महंगा शहर है। अब बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार गिर वन व अन्य क्षेत्रों में एशियाई शेरों की जो संख्या है, आपको पता है यहाँ पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, ठीक है, में लगभग 28.87% की वृद्धि हुई है। लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां 2015 में 523 ही थे, अब 2020 में बढ़कर 674 इनकी संख्या हो गई। तो याद रखिएगा 674। ठीक है। किसने बताया? ये गुजरात के वन विभाग ने। रोजगार सेतु पोर्टल, ये किसका पोर्टल है? मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको जारी किया है, जो प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पोर्टल को जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा रोजगार सेतु पोर्टल। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर रतन सिंह, ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को कोई प्राइज़ मिलता है तो वो भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर रतन सिंह। ठीक है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस।
इसको ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 से मनाना शुरू किया था। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 प्रोटेक्ट द चाइल्ड लेबर, ठीक है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, ठीक है, नाउ मोर देन एवर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। किसने जारी की है? HRD मिनिस्ट्री ने। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे IIT मद्रास। अगर क्वेश्चन आता है ओवरऑल रैंकिंग तब आप ये मद्रास बताएंगे। फिर सेकंड नंबर पे बेंगलुरु है, थर्ड पे IIT दिल्ली है। अगर केवल हम बात करें शीर्ष विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें IISc बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे है। JNU जो चर्चा में रहता है, विवादित भी रहता है, वो देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है। अपने आप में थोड़ी आश्चर्य की बात है। सेकंड नंबर पे JNU, थर्ड पे BHU है। शीर्ष कॉलेजों में प्राइवेट कॉलेज मिरांडा फर्स्ट पे है, लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज थर्ड पे है। इसके लिए 5 मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, एक बार रीड कर लेते हैं। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन के नतीजे, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। भारतीय संगीतकार, ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक, ठीक है। तो भारतीय संगीतकार है शोभा शेखर। इनका ऑस्ट्रेलिया में एक संगठन चलता है, कलाकृति संगीत संगठन। इन्हीं शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया, या ठीक है, नामित किया है इनको। उसके लिए यह अवार्ड उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के बदले दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, शोभा शेखर कौन है? भारतीय संगीतकार है। इनका ऑस्ट्रेलिया में एक संगठन चलता है, कलाकृति संगीत संगठन। इन्हें कौन सा प्राइज मिल रहा है? और मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दौलत बेग ओल्डी एयर बेस, ये लद्दाख में सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, ठीक है। भारत के सबसे कह सकते हैं उत्तर में भी है। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि इसको दोबारा चालू किया गया है। आप जानते हैं चीन लगातार भारत में घुसपैठ कर रहा है। इसकी घुसपैठ की आदत पर अंकुश लगाने के लिए साथ में हम सेना को वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तो सेना को सुगमता से जितनी भी आवश्यक सामग्री है, हथियार है, राशन है, वो पहुँचाए जा सकें, इसीलिए इस एयरबेस, इस हवाई पट्टी को चालू किया गया है। इस जो दौलत बेग ओल्ड एयरबेस है, इसको 1962 के युद्ध के समय बनाया गया था। और अगर इसकी स्थिति जानने की कोशिश करें तो अक्साई चीन पर पड़ता है। जो LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके पश्चिम में लगभग 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पे ये एयरबेस पड़ जाता है। एक सड़क निर्माण हो रहा था लगभग 2 दशकों से, जो ऐसा उम्मीद है कि 2020 में वो पूरा हो जाएगा। लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। सड़क कहाँ से कहाँ तक निर्माण होता है? दरबुक श्योक से लेके दौलत बेग ओल्डी को जोड़ेगी ये सड़क, ठीक है। जो दरबुक श्योक है, वो श्योक जो पड़ता है वो अंतिम गांव पड़ता है भारत का उत्तर की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा 255 किलोमीटर लंबा है। साथ में एक चीज़ और फैक्ट है कि आपको लगेगा दौलत बेग नाम क्यों पड़ा? तो एक रेशम व्यापारी था जो भारत से तिब्बत जाया करता था इसी रास्ते से, ये और इसके साथी। तो एक प्राकृतिक आपदा में दौलत बेग और उनके साथी मारे जाते हैं। दौलत बेग की मजार या बोले समाधि यहीं पर है और इसी के निकट ही ये बाद में एयरबेस बना। इसी कारण इसका नाम दौलत बेग ओल्डी एयरबेस पड़ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आथिरापिल्ली पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? केरला में है। किस नदी पे है? चालकुडी नदी पे है। चालकुडी नदी किसकी सहायक है? पेरियार नदी की सहायक है, ठीक है। केरला में बहती है पेरियार, आपको पता होगा। आपको पता है चालकुडी नदी तमिलनाडु के अन्नामलाई से निकलती है। तो याद रखिएगा, आथिरापिल्ली पनबिजली योजना केरला में है। 163 मेगावाट की यह परियोजना है जो चालकुडी नदी पे है। लिडार टेक्नोलॉजी क्या है? लिडार का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, या एक रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, विधि है जो प्रकाश को स्पंदित लेजर के रूप में, ठीक है, इम्पल्स लेजर के रूप में पर्वतमाला यानी रेंजेस और डिस्टेंसेस को मापने के लिए यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है। जो UK के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस टेक्निक का प्रयोग किया तमर वैली की रिसर्च के लिए, खोज के लिए, शोध के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा था। तो व्यक्ति खुद जो पुरातत्वविद हैं वो स्वयं तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने लिडार टेक्नोलॉजी के द्वारा तमर वैली में अपने शोध कार्यक्रम को जारी रखा, ठीक है। तमर वैली याद रखिएगा UK में, हो सकता है प्रश्न पूछा जाए।
जया जेटली टास्क फोर्स क्या है? ये इसको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने गठित किया है। यह मातृत्व की जो आयु क्या होनी चाहिए, मातृत्व मृत्यु दर में किस तरह से कमी लाया जाए, साथ ही पोषण स्तर को किस तरह सुधारा जाए, और जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, सेक्स रेशियो है बर्थ के समय, या चाइल्ड सेक्स रेशियो है, इन सब को एग्जामिन करेगी। इन सब में किस तरह से सुधार लाया जाए, इसके लिए यह टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही ये एग्जामिन करेगी जो विभिन्न अभी कानून हैं उन पर ऐसे कौन से अमेंडमेंट लाया जाए ताकि इन सभी क्षेत्रों में मातृत्व मृत्यु दर में, चाइल्ड जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन सब में सुधार लाया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, जया जेटली टास्क फोर्स किसने शुरू की है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। किसके लिए है ये? मातृत्व मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और पोषण स्तर पर रिसर्च और एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो 7 जून को होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण था इस बार, यानी पहला संस्करण 2019 में हुआ रहा होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि इस बार दूसरा ही संस्करण है इसका। इसकी थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। पहली बार 2019 में फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी की छतरी के नीचे अदिस अबाबा सम्मेलन जेनेवा फोरम द्वारा खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे 7 जून। ठीक है, या सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कोरोबोट दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है जिसे थाने के इंजीनियर्स ने बनाया है। कोविड-19 के जो मरीज विभिन्न हॉस्पिटल के वार्डों में एडमिट हैं, उनके लिए जितने भी ज़रूरत की सामग्री है उनको इन रोबोट के थ्रू पहुंचाया जाएगा। आप जानते हैं डॉक्टर्स फ्रंट लाइनर्स वर्कर्स होते हैं, ये लगातार मरीजों के कांटेक्ट में रहते हैं, इस कारण ये जल्दी ही इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो इनका कांटेक्ट कम से कम हो इन मरीज़ों के से, इस कारण इस तरह के रोबोट का उपयोग बहुत मददगार साबित हो सकता है। एक वार्ड के बाहर बैठ के डॉक्टर्स इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इन रोबोट्स को बता सकते हैं कि किस मरीज़ को कौन सी चीज़ देनी है। इन रोबोट के थ्रू इन्हें पहुंचाया जा सकता है और हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, डॉक्टर्स को बचा सकते हैं कोविड-19 महामारी से। किरण मजूमदार-शॉ, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है, साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं बायोकॉन की। इन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है, नामित किया गया है। ये भारत की तो पहली महिला हो गई, अगर महिला और पुरुष दोनों की रैंकिंग में देखें तो ये तीसरी व्यक्ति बन गई हैं जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अर्पित क्या है? अर्पित का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसको भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, ठीक है, उनके लिए पृथक परिवहन सेवा है जिसके द्वारा इनको आइसोलेट करके इनको रेस्क्यू किया जा सके, एक स्थान से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया है किसने? भारतीय वायुसेना ने। याद रखिएगा अच्छे से। कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश, अभी और भी देश कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूजीलैंड इसलिए क्योंकि ये पहला देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा, UPSSC जैसी परीक्षाओं में तो अवश्य ही पूछा जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ का आवंटन किया गया। ठीक है, किसके तहत? मनरेगा के लिए किया गया है। तो इस कार्यक्रम के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटित निधि है ये, याद रखिएगा, 1,01,500 करोड़। ठीक है, पंचवटी योजना क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ने यह शुरू किया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत पार्क, बागान और विभिन्न उद्यान बनाए जाएंगे। साथ में उद्यान किस के थ्रू बनाए जाएंगे? तो मनरेगा पहल के थ्रू बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, पंचवटी योजना में जो बागान, पार्क, उद्यान बनाए जाएंगे उन्हें मनरेगा के तहत बनाया जाएगा। साथ में समर्पित है किन के लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ग्रामों में विभिन्न प्रकार के पार्कों और उद्यानों का निर्माण किया जाएगा। पंचवटी योजना, हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा सरकार आदिवासी बच्चों के लिए मेगा शैक्षणिक परिसर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मेगा शैक्षणिक परिसर की स्थापना की जाएगी आदिवासी बच्चों के लिए, याद रखने वाला चीज़ है। साथ ही यहाँ पे क्या दिया जाएगा इनको? यहाँ छात्रों को शैक्षणिक और खेल कौशल दोनों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी।
यानी कि उन्हें एकेडमिक और स्पोर्ट स्किल से संबंधित सभी प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 या FSSAI ठीक है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया यह इंडेक्स है। इसमें 5 मानकों पर आधारित होता है: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण। ठीक है, ये 5 मानक हैं। इसमें 3 पार्ट में हमने रैंकिंग को डिवाइड किया है, हमने नहीं, FSSAI ने ये रैंकिंग निकाली है। तो बड़े राज्यों में है गुजरात प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु द्वितीय स्थान पे, महाराष्ट्र तृतीय स्थान पे। साथ में छोटे राज्यों में अगर हम रैंकिंग देखें तो गोवा को प्रथम स्थान दिया गया है, मणिपुर को दूसरा, वहीं मेघालय को तीसरा, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है चंडीगढ़ और द्वितीय स्थान पर है दिल्ली। चलते हैं अगले की तरफ। 32 रंजीत कुमार एक केरला के व्यक्ति हैं, नासा में काम करते हैं। ठीक है, इन्हें डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इन्होंने जो नासा का ISS था उसके लिए लगभग 30 साल तक काम किया। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस शटल के लिए इन्होंने नासा में लगभग 30 वर्षों तक काम किया। इस कारण इनको यह पदक या सम्मान दिया गया। ये ऐसा सम्मान पाने वाले दूसरी व्यक्ति हैं। R.K. चेट्टी पांडीपति वॉज फर्स्ट इंडियन टू विन दिस ऑनर। तो R.K. चेट्टी पांडीपति का नाम जरूर याद रखिएगा। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल दिया गया। दूसरे कौन बन गए हैं अब? रंजीत कुमार। हाईडयू-1 सबमरीन, ठीक है, ये अनमैन्ड सबमरीन है, पनडुब्बी है, मानव रहित, जो दुनिया के सबसे गहरे क्षेत्र यानी मरियाना ट्रेंच में पहुंची है। कितना गहरा है ये? लगभग 10,907 मीटर है। ठीक है, इसकी गहराई है। जाकर इसने रिकॉर्ड बनाया, वहां जाकर इसने हाई डेफिनेशन इमेज भी ली है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन वाली एक इमेज भी खींची है। ठीक है, याद रखिएगा किसका है ये पनडुब्बी, किसकी सबमरीन है ये? चाइना की। ठीक है, हाईडयू सबमरीन। आपको पता है मेरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है? मैप में आज ही देखिएगा, प्रशांत महासागर के वेस्ट में पड़ेगा ये, जो फिलीपींस के पूर्व में है। ठीक है, गरसैंण उत्तराखंड की नई राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। ठीक है, ये कहाँ पे है? चमोली जिले में है। BS6 4 पहिया वाहन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने BS6 4 पहिया वाहनों पर जो नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग रंग के बैंड को अनिवार्य कर दिया है, ताकि पहचान हो सके कौन से वाहन BS6 के हैं और कौन से BS6 के पहले के हैं। BS5 हमने स्किप कर दिया था, BS4 से डायरेक्ट BS6 लागू किया गया है। तो कौन से BS6 से नीचे वाले वाहन है उनका पहचान अलग से हो सके, इसीलिए ऐसा किया गया है। मौजूदा जो स्टिकर हैं उनके शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के हरे रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हरे रंग इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं पिछले जो BS4, 3, 2 वाले वाहन हैं उनसे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। ठीक है, या कम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच, ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच ये पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया, याद रखिएगा। कोल इंडिया के 3 नई कोल फील्ड शुरू की है कोल इंडिया ने। ठीक है, कोल इंडिया की वेस्टर्न कोल फील्ड एक आर्म है, इसने नई 3 कोल फील्ड को शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। पहली कौन सी है? अदसा, महाराष्ट्र की कोयला खदान है। दूसरी है शारदा अंडरग्राउंड माइन, मध्य प्रदेश की। धनकसा, ये भी MP में। तो याद रखना है अदसा, शारदा, धनकसा। ये पूछा जा सकता है अदसा क्या है। इसमें 3 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से आपको किस पे टिक लगाना है कि ये महाराष्ट्र की कोयला खदान है। ठीक है, तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी वेस्टर्न कोल फील्ड आर्म ने इसको शुरू किया है, सब्सिडरी है उसकी आर्म है। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक संवाद ऐप भी लॉन्च किया था, आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा। संवाद एक तरह की मोबाइल और डेस्कटॉप ऐप थी जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है, उनको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी जहाँ पे वो कोल माइनिंग से रिलेटेड सजेशन दे सकते थे, फीडबैक दे सकते थे। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते थे। तो संवाद ऐप याद रखिएगा कोल इंडिया लिमिटेड से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। ट्रू नेट मशीन क्या है? कोविड-19 जांच के लिए ये प्रयोग की जा रही है। CM आदित्य योगीनाथ ने UP में जल्दी से जल्दी इनकी खरीदारी शुरू कर दी है। विभिन्न अस्पतालों में इनका
वितरण भी शुरू हो गया है। गौरतलब है कि मशीन का उपयोग ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी होती है, ड्रग रेजिस्टेंट जिसमें कोई दवाई काम नहीं करती है, के नैदानिक परीक्षण के लिए ट्रूनेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो वही पुरानी मशीन है। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन है, उसका प्रयोग भी टीबी के इलाज में किया जाता था, उसी तरीके से ये मशीन है ट्रूनेट मशीन। अब आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा, है ना। इसका प्रयोग कोविड-19 की जाँच के लिए किया जा रहा है। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC, इसे US ने लॉन्च किया है। जो ये क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस है, आप जान रहे हैं चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है लगातार। कहीं ना कहीं ये थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, साथ में सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी भी हो सकती है। और अब तो ये इन पे जैसे इल्ज़ाम लग रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करते हैं, तो ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो गया। तो इसकी जो बढ़ता प्रभाव है, इफ़ेक्ट है वर्ल्ड पे, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, US ने एक अलायंस बनाया है जिसमें US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे मिलेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ के जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो मिलकर इस पे बात करेंगे कि चीन के बढ़ते प्रभाव को ग्लोबल ट्रेड पे, सुरक्षा पे, मानव अधिकार पे जो इनका प्रभाव बढ़ रहा है चीन का, उसको किस प्रकार से काउंटर किया जाए। तो याद रखिएगा IPAC किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए US ने लॉन्च किया है, जिसमें अभी फ़िलहाल भारत शामिल नहीं है, ये याद रखने वाली चीज़ है। वर्ल्ड ओशन डे जो 8 जून को होता है, ठीक है, इसकी थीम क्या है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ये कब शुरू किया गया था वर्ल्ड ओशन डे, तो यह कॉन्सेप्ट आया था जब 1992 में, आपको पता है, UN कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनेस्को की UNCED की कॉन्फ्रेंस थी 1992 में। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं या रियो डी जेनेरियो समिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुई थी। उसी समय पे जो कनाडा इंटरनेशनल सेंटर ने उसने सामने रखा था कि वर्ल्ड ओशन डे मनाना चाहिए 8 जून को, लेकिन तब तो इस बात पे कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2008 के बाद इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया और 2009 से वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाने लगा। तो इस बार 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे की थीम याद रखिएगा, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। साथ में याद रखिएगा अर्थ समिट कब हुई थी, 1992 में। उसी को बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED या रियो डी जेनेरियो समिट, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुई थी। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, आदित्य एक सोलर पावर्ड फेरी है जो शॉर्ट लिस्टेड हुई है, किसके लिए, गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए। ये फेरी का मतलब क्या होता है, एक जैसे बड़े जहाज में ज़्यादा लोग बैठते हैं और एक फेरी छोटा जहाज होता है जिसमें लगभग 70 से 80 लोग ही बैठ पाते हैं। तो ये एक तरह की भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली फेरी है, केरला में चलती है ये। ऐसे अगर हम नॉर्मल समुद्र का एक चक्कर लगाते हैं, जितना चक्कर ये लगाती है, तो उसमें लगभग 8,000 रुपये का खर्चा आए अगर ये सोलर पावर्ड ना हो। लेकिन ये सोलर पावर्ड है, इसलिए केवल 180 रुपये खर्चा आता है। और चूँकि ये सोलर पावर चलती है तो इसका एमिशन भी 0 है। और अभी तक ये लगभग 11 लाख पैसेंजर्स को घुमा चुकी है। इसी कारण इसको गुस्तावे ट्रोव अवार्ड मिलेगा। गुस्तावे ट्रोव हैं कौन, एक फ्रेंच इंजीनियर हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, कहते हैं लगभग 75 रिसर्च की इन्होंने, 75 इन्होंने ढूंढे भी चीज़ें और उनको इन्होंने प्रदर्शित किया। तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, गुस्ताव ट्रोव अवार्ड। ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे और एशिया से शॉर्ट लिस्टेड होने वाली आदित्य पहली फेरी है। तो याद रखिएगा भारत की है, केरला में है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।